वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जैसे कि ये जो वीडियो होने वाली है बिहार एससीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक का जो हम लोग समरी कर रहे हैं, वो क्लास ये 7 का साइंस का समरी होने वाला है। इससे पहले क्लास 5 और क्लास 6 का समरी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है। अगर कि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को देखें। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 का समरी। टोटल बहुत इतना अच्छे तरीक़ा से हम पढ़ा देंगे कि बाद में आप लोग को ज़्यादा कोई परेशानी होगी नहीं। डायरेक्ट परीक्षा में जाइएगा और आपको सवाल देखने को इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 7 क्लास में अगर हम टोटल नंबर ऑफ चैप्टर देखते हैं तो टोटल 18 चैप्टर है। तो 18 चैप्टर ही बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, जिसको एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है तथा आपको देखना भी बहुत मुश्किल काम होगा। इसीलिए हम ये जो क्लास 7 का जो समरी का जो सीरीज आएगा, लगभग 3 से 4 क्लास में सारा का सारा 18 चैप्टर हम आपको निपटाएंगे। तो वीडियो को बिना देर किए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर के आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत से वीडियो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले पल पल के अपडेट के लिए। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी ने डायरेक्ट आपको बोल रखा है कि हम जो सवाल देंगे बिहार का टेक्स्ट बुक से ही देंगे। तो क्यों ना हम आपसे बोला था कि 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक टोटल जो एससीईआरटी का बुक है वो अच्छे ढंग से एक बार आप समरी कर लीजिए और समरी कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यूज के रूप में एक एक लाइन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बातें हो गई, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही क्लास 7 का चैप्टर 1 आप आइएगा तो चैप्टर 1 में आपका एक चैप्टर का नाम है जल और जंगल। इसमें जल और जंगल के बारे में बताया गया है। जैसे कि जल के बारे में पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि मृदु जल कितना है धरती पे और कितना हम लोग का पीने योग्य जल है, तो उस सब हम लोग बातें नहीं करेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक है इसमें दिया उस पर हम लोग बातें करेंगे। अगर आप लोग को ये सब जानना है तो लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं 5 क्लास और 6 क्लास का साइंस का। तो जैसे ही इसको ओपन करते हैं, पहला हमारा वहाँ पर लिखा हुआ आता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखें 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये डायरेक्ट आपके पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पे 3 टर्म्स दिए होते हैं, भौम जल और भौम जल स्तर और जल भर। ये तीनों क्या होते हैं हम अच्छे से समझेंगे। पहले एक बार हम इसका आपको डेफिनेशन बता देते हैं। भौम जल क्या होता है? पृथ्वी के रिक्त स्थानों पर नीचे जिस स्थान पर जल उपस्थित होता है उससे भौम जल बोलते हैं, तथा भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों के परतों के बीच जल संचित हो जाता है, उसको जलभर बोलते हैं। डिफिनेशन को हटाइए, डिफिनेशन आप लोग को याद मत रखिए, मैं जो समझाता हूँ उसको याद रखिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये हमारा प्यारा पृथ्वी हो गया। सबके घरों में चापाकल होगा या जो बोरवेल होता है वो होगा। तो क्या होता है जब हम बोरवेल से अपना बोरवेल का वेल कराते हैं तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद जो पाइप होता है ये यहाँ पे हम लोग का पानी मिल जाता है। तो जो ये पानी मिलता है ये पृथ्वी के नीचे 2 सतह के बीच में खाली स्थान मौजूद होता है, उसमें ये पानी होता है। इसी को हम बोलते हैं भौम जल। तथा जिस स्तर पे ये पानी मिलता है, मान चलिए कि 10 फीट इसको हम नीचे ले गए और पानी मिल गया, तो इस स्तर को भौम जल स्तर बोलते हैं। तथा दूसरा एक चीज़ होता है, जब ये स्तर होता है तो इसके नीचे भी एक और स्तर होता है जो या तो चट्टानों के बीच में होता है या तो मृदा यानी कि मिट्टी के बीच में होता है। तो इसको जो होता है ये हमको होता है जलभर होता है। आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। तथा एक और यहाँ पे मेरा टर्म आता है अंत स्यंदन का। अंत स्यंदन क्या होता है? जैसे कि आपका पता होगा लास्ट क्लास में हम लोग जलचक्र के बारे में बातें कर चुके होते हैं। जब जल चक्र होता है, बारिश होती है तो बारिश में बहुत सारे जल तो नदी नाला तालाब में चले जाते हैं, लेकिन जो भूमि के ऊपर जल बचे होते हैं वो भूमि के अंदर छिद्रों से धीरे धीरे रिसने लगते हैं तथा ये जो जलभर है और भौमजल है के रूप में जमा होते हैं। जो ये रिसना होता है यानी कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की आंतरिक सतह पर जल का जाना वो मेरा अंतःस्यंदन कहलाता है। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्यंदन कहा जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जैसे आगे बढ़ते हुए हैं जंगल के बारे में बताया गया है तथा कुछ अभ्यारण्य का वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो हो सकता है आपका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है।
तो जैसे यहाँ पे एक दिया गया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद करने का तरीका ही बताएंगे, डायरेक्ट आपको एकदम अच्छे से याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बातें नहीं है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। इसको कैसे याद करेंगे? वाल्मीकि लोग होते हैं जो चंपई कलर का अपना ड्रेस पहनते हैं, तो वाल्मीकि यानी कि चंपई यानी कि चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, ठीक। सॉरी। नेक्स्ट जैसे ही आते हैं, नेक्स्ट मेरा यहाँ पे दिया गया है बरेला अभयारण्य। गला खराब हो रहा है दोस्तों थोड़ा। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो दिया गया है बरेला अभयारण्य। ब से बरेला, ब से वैशाली, हम लोग ऐसे याद रखेंगे, यानी कि बरेला अभयारण्य कहाँ है? वैशाली में है, ठीक। भीम बंध अभयारण्य कहाँ पे है? उसको यहाँ पे मुंगेर में है। तो इसको हम भीम से, जैसे भीम में म लास्ट आ रहा है तो म से मुंगेर हम लोग याद रख लेंगे, ठीक। और उसके बाद आता है गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध का मंदिर कहाँ पे है? गया में है, तो ये गया में हो जाएगा, ठीक। और कैमूर पहाड़ी कहाँ है? रोहतास में स्थित है, तो कैमूर अभयारण्य रोहतास में हो गया। तो आई होप कि ये याद हो गया है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे जैसे ही आते हैं, पिछली क्लास में भी हम ये बताएं कि हिमालयी क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप से पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादा करके, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। तो जो वहाँ का उधर का हिमालयी क्षेत्र का पौधा है वो चीड़ है, देवदार है, इसी तरह का पेड़ मिलते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, चंपारण में जो है चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान के पेड़ मिलते हैं, ठीक। उसके बाद जंगल में जैसे ही जाते हैं दोस्तों, तो जंगल का एक अपना खाद्य श्रृंखला चलता है, जहाँ पे सारा चीज़ पौधों पर डिपेंड होता है। जैसे देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है। मान के चलिए एक घास है, घास को पहले कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, और सांप को जो गरुड़ है पक्षी वो खा जाएगा। इसमें से अगर कोई भी एक कड़ी गड़बड़ाता है तो पूरा का पूरा खाद्य श्रृंखला गड़बड़ हो जाएगा, जिससे हमारा बहुत कुछ डिस्टर्ब हो सकता है खाद्य श्रृंखला का। आई होप कि ये समझ गए होंगे। तथा वहाँ पे एक और पॉइंट अच्छे से दिया गया है, पृथ्वी के ऊपरी परत में ह्यूमरस होता है तथा जंगली मिट्टी में ह्यूमरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सॉरी, आप लोग सबसे पहले तो ये पूछिएगा कि जंगल के ही मिट्टी में क्यों ज़्यादा होता है ह्यूमरस, तो हम बताते हैं। जंगल में क्या होता है, आप देखते हैं कि बहुत सारा पेड़ पौधे होते हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधे जो सूखे पत्ती होते हैं पेड़ पौधों के, वो ज़मीन में गिरे होते हैं, बहुत सारे मात्रा में गिरे होते हैं। तो क्या होता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव को हम लोग उसको अपघटक बोलते हैं, वो सारे पत्ती को डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि उसको सड़ा गला कर मिट्टी में मिला देते हैं। तो उसी के कारण वहाँ का मिट्टी का ह्यूमरस ज़्यादा होता है। अगर कि ऐसा पत्ती या कुछ अगर के आपके खेत में भी हो जाएगा तो आपका खेत का भी ह्यूमरस ज़्यादा हो जाएगा। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? वही अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। इसको समझने के लिए अपघटन तो हम लोग समझ लिए, अपघटक क्या होता है, जो छोटे छोटे जीवाणु विषाणु हो गए, जिसको मतलब अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग अपघटक बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसको समझने के लिए एक आप गड्ढा बनाइए, इसमें बहुत सारा पत्ती वगैरह कूड़ा कचरा सब कुछ डाल दीजिए और उसको ऊपर से ढक दीजिए, और कुछ दिन के बाद जैसे ही इसको खोलिएगा तो अंदर से एकदम ताप मारेगा आपके ऊपर में। तो वहाँ से, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करने में लगे हुए होते हैं, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो सबसे इसमें का मेन चैप्टर आता है मेरा, जंतुओं में पोषण होता है। जैसे कि आपको पता है इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, सबको अगर के जिंदा रहना है तो उनको पोषण करना होगा, खाना खाना होगा, पाचन करना होगा, सब कुछ करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक मतलब एक बर्ड के बारे में दिया गया है, जो हमिंग बर्ड है, मरमर पक्षी या उसको सनबर्ड बोलते हैं, वो अपनी पतली चोंच से फूलों का रस चूस लेती है। तो ये सवाल आपका आ सकता है, वो कौन सा पक्षी है जो फलों से रस चूस लेती है? तो वो है हमिंग बर्ड है। उसके बाद आहार नाल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद जितना भी यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट रखे हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं अपने डायरेक्ट पीडीएफ के ऊपर में। पीडीएफ में हमारा क्या है, जैसे कि आहार नाल किसके कहा जाता है? मनुष्य में भोजन मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा यानी कि मल द्वार तक जाता है, इसी को आहार नाल कहते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में इसको समझे, आप खाना खा रहे हैं और आप पॉटी कर रहे हैं, ये इस बीच का जो क्रिया होता है इसी को हम बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल का टोटल यहाँ पे
में जो स्टेप दिया गया है 7 स्टेप में हम लोग इसको समझने वाले हैं। सबसे पहला जो है खाना को हम मुख गुहिका यानी मुंह के अंदर लेते हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे ही हम खाना को मुंह के अंदर लेते हैं तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कौन सा चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मुख गुहिका है, उसके बाद जो एक नाली की तरह पतला सा बनाया हुआ है उसको हम ग्रासिका बोलते हैं, यानी गला से जो नीचे उतरता है उसको। उसके बाद जो खाना मेरा पहुँचता है आमाशय में पहुँचता है, उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, उसके बाद मलाशय में, और उसके बाद जो अवशिष्ट होता है मल द्वार से बाहर आ जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं दोस्त, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्क्रमण, ठीक है। अंतर्ग्रहण क्या है? अगर के भोजन को मुंह में हम लोग खाते हैं तो मुंह से ही पाचन उसका स्टार्ट हो जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो जो मुंह के अंदर दांतों से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको तोड़ते हैं यानी कि चबाते हैं, उसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तथा जो ये पाचन की क्रिया है अपने आहार नाल से बहुत सारे स्टेपों से होकर गुजरते हुए तथा जिसमें बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं उसको पचाने में काम आते हैं, उसी को हम लोग पाचन कहते हैं, ठीक। और शोषण क्या होता है? जो पचित भोजन होता है, पचित भोजन में से जो भी उसका जो मेरा पौष्टिक आहार होता है शरीर के अंदर यानी खून के अंदर मिलना, उसको अवशोषण बोलते हैं। यानी कि जो भी खाना खाए उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब ऑब्जर्व करना शरीर के अंदर, वो मेरा क्या हुआ? वो मेरा अवशोषण हुआ। आशा करता हूँ ये सब समझ रहे होंगे। स्वांगीकरण क्या हुआ? मान के चले जो भोजन हम लोग खाएं शरीर के अंदर में गए, उससे प्रोटीन हमारा शरीर ले लिया यानी कि वो अवशोषण हो गया। अब उससे हमारा जो शरीर का विकास हो रहा है यानी कि वृद्धि हो रहा है, वो उसको हम लोग कहेंगे स्वांगीकरण कहेंगे। तथा ये भी आपको जानना चाहिए कि जो हम लोग भोजन खाते हैं वो 100% पचता नहीं है, कुछ भोजन अवशेष के रूप में बच जाता है। तो जो भोजन अवशेष के रूप में बचता है वो बाहर भी निकल जाता है मेरा मल द्वार से, तो उसको बोलते हैं निष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो टर्म आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा जैसे ही अगर कि हम पहला क्या था मेरा मुख गोहिका, माउथ कैविटी के अंदर में जाते हैं तो सबसे पहले हमको दांतों के बारे में पढ़ता है यहाँ पे। तो दांत कितने तरीका के होते हैं ये सवाल आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि आप एज्यूम कीजिए अपने दांत के ऊपर जो दांत का लास्ट 3 दांत होते हैं, यानी कि जो लास्ट 3 दांत होते हैं उसको चबाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसको चर्वणक बोलते हैं। यानी कि अंग्रेजी में याद रखिएगा ज़्यादा सही होगा। यानी कि पीसने या चबाने का जो काम आता है दांत, उसको चौवर्णक बोलते हैं यानी कि मोलर दांत बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद जस्ट जो दांत होता है उसको अग्रचर्वणक बोलते हैं, यानी कि पीसने और चबाने में भी ये भी काम आता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे फिगर में आप देख लीजिए जो लास्ट का 3 दांत है उसको मोलर बोलते हैं, और उसके जस्ट आगे वाला जो दांत होता है उसको यहाँ पे पेरीमोलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लंबा वाला दांत होता है, जैसे कि आप अपने दांत पर भी हाथ रख के देख सकते हैं, जो लंबा वाला दांत होता है जिससे आप चिकन मटन खाते होंगे, यानी कि फाड़ने का जो काम करता है, उसको रदनक कैनाइन्स बोलते हैं। तथा जो सबसे आगे वाला दांत होता है जिससे आप अमरूद खाते हैं, सेब खाते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये दोनों दांत देख सकते हैं, ये जो काटने का काम आता है इसको बोलते हैं कृदंत बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये दांत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ये दांत के बारे में सवाल पूछता है कि वो कौन सा दांत है जिससे हम मांस फाड़ने का काम आता है, तो वो दांत जो होता है उसको नाम बोलते हैं रदनक बोलते हैं। तथा ये दांत जो होते हैं लाइफ में 2 बार उगते हैं। एक जो दूध का दांत होता है 8 साल तक रहता है, 8 साल के बाद टूटना स्टार्ट हो जाता है, तथा उसके बाद जो न्यू दांत आता है वो परमानेंट रहता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद जो यहाँ पे दांत का होता है, दांत का जो सबसे ऊपरी सतह होता है जिसे इनेमल बोलते हैं, ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। याद रखिएगा ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ भी सकता है। यह मुख्यतः क्या होता है? ये जो मुख्यतः होता है कैल्शियम एनेमिलिन तथा लवण नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक। लवण और प्रोटीन से बना होता है। ये सब हम अपना नोट्स में लिखे हुए हैं, वहाँ से भी बता सकते हैं। ये मेन हमारा टारगेट है फिगर को इसको समझना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे मुख ग्राहिका को समझ लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है
ग्रसनी के ऊपर आता है। तो ग्रसनी में क्या होता है दोस्त, ग्रसनी आप यहाँ पर समझ लीजिए, मुंह के अंदर में जैसे ही आप झाँकिएगा तो वहाँ पे 2 नाली होता है, तथा एक आप जब आईना के सामने देखिएगा तो एक गला में एक लटकते हुए एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, यहाँ पे आपका 2 नाली बनाया हुआ होता है, एक भोजन के लिए और एक आपका सांस लेने के लिए, ठीक है। जो श्वास नली होता है वो मेरा आगे वाला होता है, और जो ग्रासिका यानी भोजन के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, वो पीछे वाला होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा खाना श्वास नली में चला जाता है, जिसके वजह से हमारा बहुत ज़्यादा छींक आ जाता है, खाना अटकने लगता है, या कभी कभार तो उल्टी भी हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। तो आप लोगों को पहले ये भी दिमाग में आता होगा कि खाना हमारा अंदर कैसे उसको पता चलता है कि हमको इधर जाना है इधर जाना है। तो जो एपिग्लोटिस है आपका, यानी कि जो लटकने वाला वो पदार्थ है, जब आप खाना खाते हैं तो वो अपने आप श्वास द्वार को बंद कर देती है उतने समय के लिए। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे, ठीक। मेन काम उसका यही है। और जो खाना का जो पाचन होता है, जैसे कि मान चलिए इस नली में मैं कोई खाना डाला, तो ये तो अपने आप नहीं डालता है, इससे जो ये लेयर है इसमें संकुचन होते रहता है, यानी कि कभी फूलते और पचकते रहता है, इसकी वजह से मेरा खाना अंदर आमाशय में चला जाता है। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद आमाशय में आते हैं। अभी तक अगर जिसने भी लाइक नहीं किया है और वीडियो भी देख रहा है तो जल्दी से पहले लाइक मारिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जैसे ही ग्रासिका से भोजन आता है तो पहले आमाशय में आता है, ठीक। आमाशय क्या है भाई, एक मोटी दीवार है जिसका संरचना यू आकार का होता है, इसमें भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है, ठीक। आमाशय का आंतरिक पाचक रस श्लेष्म में म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। ये याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। जो आमाशय होता है उसमें से श्लेष्मा, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या काम करता है दोनों, ये जो श्लेष्मा होता है आमाशय का आंतरिक स्तर से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कोई डैमेज न हो उसके लिए होता है, तथा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भोजन में जो भी जीवाणु होता है उसको नष्ट करता है, तथा माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, ठीक। इससे पाचन रसों का क्रिया करने में सहायता मिलती है, तथा पाचन रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे अम्लों में सरल पदार्थों में तोड़ने में मदद करती है। तो अमर के आमाशय का हम लोग शॉर्ट में समझे तो क्या होता है, आमाशय के अंदर में जैसे ही आता है तो 2 तरीका के आमाशय रस स्रावित होता है, एक श्लेष्मा होता है और एक अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। श्लेष्म क्या करता है, आमाशय का आंतरिक सुरक्षा बनाए रखता है, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि भोजन में मौजूद जीवाणुओं को मारता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। और आमाशय का एक और अच्छा काम है, जो पाचक रस उसका होता है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। आशा करता हूँ ये सब अच्छे से समझ रहे होंगे। ये जितना भी चीज़ है ना, ये सब अच्छे से आप याद रखें या कहीं नोट्स बना लीजिए, या तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ इसका PDF भी आपको शॉर्ट नोट्स का दूंगा। उसके बाद जैसे ही आमाशय से भोजन पचना खत्म होता है, उसका पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत क्या है, यह 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है, जिसमें यकृत, अग्न्याशय तथा स्वयं इसके दीवारों से कुछ एंजाइम निकलते रहते हैं, यानी कि स्राव होते रहते हैं। जो सबसे पहला जो है, हम लोग यकृत के बारे में पढ़ते हैं कि यकृत से क्या स्राव होता है। यकृत है, यह एक लाल भूरे रंग के यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर ग्रंथि के बारे में पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो उसको लीवर ग्रंथि मानेंगे, यानी कि यकृत मानेंगे। इसमें क्या है, यह आमाशय के ऊपरी भाग के दाहिने ओर स्थित होता है, और पित्त रस स्रावित होता है इससे, ठीक है। पित्त रस जो होता है पित्ताशय में संग्रहित होता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछ चुका है कि पित्त रस किससे स्रावित होता है, तो होता है यकृत से। अग्न्याशय भूल के ही मत मारिएगा आप लोग, ठीक। पित्त रस जो होता है, और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पित्त रस जो होता है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब आपका बुलेट पॉइंट है, सारा नोट्स में लिखा हुआ है वैसे। इसके बाद हम आपको उसको समझाते हैं। उसके बाद अग्न्याशय का क्या काम होता है। अग्न्याशय हल्के पीले रंग के पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्न्याशिक रस जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का क्रिया कर उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। आशा करता हूँ ये जो हार्ड फॉर्म होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को, उसको सरल रूप में तोड़ देते हैं, जिससे पाचन क्रिया और आसान हो जाती है। उसके बाद
छोटी आंत के दीवारों से क्या होता है भाई, हम देख लेते हैं। छोटी आंत के दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन के क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देती है, ठीक। और छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो छोटी आंत में होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है शर्करा या ग्लूकोज में, प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में, तथा वसा जो होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद और नीचे हम आते हैं। उसके बाद खाना पचने के बाद बड़ी आंत में खाना आता है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से, जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि भोजन पूरी तरह हमारा नहीं पचता है, यानी ठीक कुछ भोजन जो बच जाता है वो जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से जो अपचित भोजन होता है उससे जल और लवण को अवशोषित कर लेता है, तथा बाकी जो अवशेष बच जाता है उसको जो मल के लिए मलाशय में भेज दिया जाता है, ठीक है, जो मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद जैसे ही देखते हैं आगे देखते हैं, इससे पहले हमारा जो पाचन क्रिया था ये ख़त्म हुआ। उसके बाद जो मैं बुलेट पॉइंट आप लोग के लिखा था उसके बारे में समझ लेते हैं। ये सब तो हमको समझा दिए, अब आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं क्या है इसमें। दांतों के ऊपरी परत जो होते हैं इनेमल कहते हैं, जो शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह कैल्शियम इनेमेलिन नामक लवण एवं प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ठीक। भोजन का पाचन लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज से शुरू होती है, जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है, ठीक है। ये सारा कुछ हम आपको बता दिए। उसके बाद अमाशय में क्या हुआ था, अमाशय में 2 तरीका का रस स्रावित हुआ था। एक श्लेष्मा म्यूकस जिसको बोलते हैं, अब एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, इसको बोलते हैं। तो जो म्यूकस क्या काम कर रहा था, वो आंतरिक सुरक्षा दे रहा था, तथा जो HCl था वो क्या कर रहा था, भोजन की सुरक्षा दे रहा था, यानी कि जीवाणु को उसमें से मार रहा था, तथा रास्ते को जो था वो अम्लीय बना रहा था, ठीक। उसके बाद छोटी आंत में वहाँ से हमारा चला जाता है भोजन, जो 6 से 7 मीटर है। इसका तो कार्य हम लोग समझ गए। उसके बाद यकृत में क्या था, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, पित्त रस ये स्रावित करती है, जो कि पित्ताशय में जमा होती है। उसके बाद जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन एमिनो में बदलता है, तथा वसा जो है वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं। उसके बाद आगे में जैसे ही आते हैं, तो आगे में मेरा क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम लग रहा है आने में, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद उसको देखने के बाद यहाँ पे एक और मेरे पास, हाँ यहाँ पे थे, सॉरी थोड़ा सा। इसके बाद पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है एवं स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण वही जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी पचा हुआ भोजन यानी कि पौष्टिक प्रोटीन वगैरह हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट यानी कि खून में मिलना, यानी कि स्वांगीकरण ये होता है, ठीक। श्वसन के क्रम में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है, ठीक। ये समझ गए होंगे। बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, तथा बड़ी आंत के बारे में हम लोग देखते हैं। जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती हैं, अपचित जो भोजन से जल एवं लवण को अवशोषित कर लेती हैं। ये सब हम आपको अच्छे से समझा दिए। तथा घास में चरने वाले जंतुओं के पाचन क्रियाबल हम देखते हैं, ठीक। ये तो हो गया कि मनुष्य में पाचन किस तरीका से होता है। अगर कि यही चीज़ हम जो घास चरने वाले यानी कि जो पौधा खाते हैं वो जानवर के रूप में देखते हैं, तो सारा चीज़ सेम होता है। जैसे कि आप लोग पता होगा सेल्यूलोज जो है इंसान पचा नहीं सकता है। घास में देखिए, ये जो हम लोग साग वगैरह खाते हैं उसमें भी सेल्यूलोज होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। और वही अगर के आप घास में जाइएगा तो घास में बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, जिससे मानव शरीर इसको पचा नहीं सकता है, ठीक है। जो सेल्यूलोज है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो हम इसके बारे में गाय का जो पाचन क्रिया होता है कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे ही
जैसे कि हम लोग का आमाशय होता है वैसे ही वहाँ पर भी गाय में भी आमाशय होता है, यानी कि जानवर में भी होता है। जैसे उन लोग खाना खाता है तो डायरेक्ट वो आमाशय में आता है। आमाशय को, जो जानवर का आमाशय है वो 4 भागों में बाँटा होता है। पहला जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रुमेन बोला जाता है, तथा जो निगला हुआ घास का होता है वो प्रथम आमाशय जिसको बोलते हैं रुमेन में ही इकट्ठा होते हैं। जैसे कि हम ये सब छोड़िए, ये सब मैं आपको बताता। जो गाय चरने जंगल में जाती हैं तो वो जल्दी जल्दी बहुत सारा घास चर लेती है। तो जो घास चर लेती है तो वो डायरेक्ट उसके आमाशय के रुमेन में जमा हो जाता है, ठीक है। और उस भोजन का वहाँ पे आंशिक पाचन हो जाता है। वो आंशिक पाचन के बाद जब जो जानवर होता है अकेले में कहीं बैठे ही रहती है तो मुंह देखते हैं चलाते रहती है, तो वो जुगाली करती रहती है। उल्टा उस जो खाना वो खाई रहती है वो लाकर उसको अच्छे से चबाती है, उसको पाचन क्रिया के तौर पर पहुंचाती है। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। यही बस अंतर है जो इसमें मेन था। ये रुमेन के बारे में सवाल पूछा जाता है कि रुमेन किस में पाया जाता है, तो ये जानवरों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हुआ। तो आप लोग जो पाचन क्रिया है तो वो तो देख लिए, मनुष्य में देख लिए, जानवर में देख लिए। तो क्या आपको पता है कि पाचन क्रिया अगर के जिसके पास मुंह ही नहीं है, जिसके पास मल द्वार ही नहीं है, वो पाचन क्रिया कैसे करता है? तो उसी के बारे में हम लोग अभी इसमें देखेंगे कि कैसे करते हैं। अमीबा को जैसे आप लोग जानते होंगे, अमीबा में न मुँह होता है न कुछ होता है, ठीक। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है तथा इसकी जो संरचना होती है ये कोशिका के रूप में बनी होती है तथा बाहर एक कोशिका झिल्ली होती है, ठीक। आप समझ गए इतना, जिसके अंदर कोशिका द्रव भी भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धानियाँ जिसे खाली स्थान होती है ये होती है। अमीबिया की विशेषता है कि ये लगातार अपनी आकार को बदल सकता है, ये समझ के मान के चलिए कि ये अमीबा हो गया। यहाँ पे आशा करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, ये मेरा अमीबा हो गया, ठीक। अब अमीबा को खाना खाना है, मान के चलिए कि ये अमीबा हो गया। अमीबा को खाना खाना है तो कैसे खाएगा? जैसे कि यहाँ पे आपको जानते हैं अमीबा कोई भी अपना आकृति बदल सकती है, तो ये खाना कैसे खाती है? मान के चलिए उसका यहाँ पे खाना रखा हुआ है, तो ये अंग आपका थोड़ा और आगे बढ़ाएगी, ठीक, और ये अंग भी थोड़ा और आगे बढ़ाएगी, ठीक। ये जो अंग आगे बढ़ाना है इसको बोलते हैं पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ। और इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसके चारों ओर ये फैल जाती है। चारों ओर फैल जाने के बाद ये जो खाना होती है इसको पूरी तरह से जकड़ लिया जाता है। तो जो कोशिका झिल्ली होता है उसके द्वारा इसका जो भी इसका जो पौष्टिक होता है अमीबा में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीक़ा से अमीबा में पोषण होता है, ठीक। जस्ट इसी तरह से और भी चीज़ें होते हैं। अमीबा आहार क्या क्या खाता है यहाँ पे, जैसे जीवाणु, कवक आदि है, ठीक, वो खाता है। आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, बस यही सेकेंड चैप्टर में था, इतना ही। इसमें कुछ बुलेट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है जो कि आपके सवाल पूछ सकते हैं। पोषण सभी जंतुओं में अनिवार्य है, ये भी सब जानते हैं। जंतुओं के पोषण में पोषण की अनिवार्यता, भोजन अंतर्ग्रहण का तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। क्या क्या होता है, ठीक। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल, स्रावी ग्रंथियाँ आदि हैं तथा आहार नाल के मुख्य गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आदि शामिल है। ये सब के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, पाचक रस मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होता है, ठीक। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। ये सारा कुछ हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक। उसके बाद है एक पॉइंट दिया गया यहाँ पे, भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत से पूरा हो जाता है, जिसमें यकृत, अग्न्याशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं, ठीक। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के भागों में पहुंचता है, ठीक। यही सब इसमें दिया गया है। एक यहाँ पे अच्छे से पॉइंट दिया है, जुगाली करने वाले पशुओं के जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है, क्योंकि उनमें रूमेंट एक आमाशय पाया जाता है, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट मेरा कौन सा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा कुछ पढ़ गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जब आइएगा तो वो हमारा ऊष्मा है, ऊष्मा चैप्टर।
ऊष्मा को पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि क्या जब आप कोई चीज़ कैसे टेस्ट करते हैं कि कोई गर्म है या ठंडा है। ऑब्वियसली आप बोलिएगा कि हम टच करके उसको देखते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। तो क्या आप 100% श्योर से बोल सकते हैं कि जो आपका मतलब हाथ टच की है जो चीज़ वो 100% सही बोल रहे हैं? तो आप एक काम कीजिएगा, घर पे अगर कहीं बैठे रहिएगा तो क्या कीजिएगा, एक मतलब गिलास में गर्म पानी लीजिएगा और एक गिलास में नॉर्मल वाटर लीजिएगा और एक गिलास में ये दोनों का मिश्रण लीजिएगा, ठीक। और थोड़ी देर उंगली एक फिंगर यहाँ पे रखिए और एक फिंगर यहाँ पे रखिए। रखने के बाद फिर दोनों फिंगर को साथ में इस वाटर में डालिए और महसूस कीजिए कैसा महसूस हो रहा है। क्या मतलब जो इसका ओरिजिनल ताप है उतना आपको बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो यही ताप मापने के लिए, क्योंकि जो हाथ होता है यानी कि जो इंद्रिया होता है वो हर समय सही माप नहीं बताता है, इसीलिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं मानव शरीर का ताप लेने के लिए, ठीक। जो कि 35 डिग्री से 42 डिग्री तक यानी कि 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका तापमान माप सकता है। उसी तरह मानव शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है दोस्तों, वो 10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक का ताप माप सकता है, ठीक। और उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण आखिर कैसे होता है? तो एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे कि आप तवा पे रोटी बनाते हैं, जैसे ही रोटी बनाया मेरा हो जाता है, तवा को हम बाहर रखते हैं। तो तवा को बाहर रखने के साथ ही कुछ समय के बाद तवा ठंडा होने लगता है। क्यों ठंडा होने लगता है? क्योंकि जो गर्म क्षेत्र है मेरा, यानी जो तवा का गर्म क्षेत्र है और जो वायुमंडल का ठंडा क्षेत्र है, उसकी तरफ वो प्रवाहित होने लगता है ऊष्मा, यानी कि स्थानांतरित होने लगता है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा होती है सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि उच्च ताप वाली क्षेत्र से निम्न ताप क्षेत्र वाली क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो उसके बाद एक पॉइंट आता है, चालन आता है। तो चालन में क्या होता है, कोई भी आप एक मान के चलिए एल्युमिनियम का पट्टी ले लीजिए। यहाँ पे एल्युमिनियम का पट्टी पर लेने के बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप गर्म करना स्टार्ट कीजिए एक तरफ से। जब एक तरफ से गर्म कीजिएगा तो कुछ समय के बाद पूरा का पूरा एल्युमिनियम का पट्टी गर्म हो जाता है। वह क्यों गर्म हो जाता है? वह चालन के कारण गर्म हो जाता है, ठीक। जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, ठीक। वहाँ पे हम लोग देखें कि ऊष्मा जो था गर्म क्षेत्र से ठंडी क्षेत्र की ओर जाती है, लेकिन यहाँ पे जो चालन में क्या होता है, गर्म क्षेत्र से ठंडी की क्षेत्र में जाता है। यहाँ पे हम लोग प्रूफ देख लिए, ठीक। जैसे कि ठोस में, लोहा में, तांबा में, एल्युमिनियम में इत्यादि। तथा इस जो नियम का पालन नहीं करता है वो कुचालक होता है ऊष्मा का, ऊष्मारोधी होता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। लकड़ी को एक तरफ गर्म करेंगे तो दूसरी तरफ गर्म नहीं होगा। यही कारण होता है कि जो तवा होता है, कुकर होता है, उसमें जो हैंडल दिया होता है वो प्लास्टिक का दिया होता है या लकड़ी का दिया होता है। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए, ठीक। उसके बाद क्या है, जैसे कि हम आपको बताएं कि जो ये चालन हो गया, यानी कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया, इसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तथा जो जल है और वायु है ये ऊष्मा का कुचालक है। तो भाई इसमें किस तरीक़ा से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा? तो उसके लिए एक आता है संवहन। संवहन क्या करता है दोस्त? संवहन को समझने के लिए हम क्या करते हैं एक पॉट में यहाँ पे कुछ पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद इसमें एक जगह पे पोटेशियम परमैंगनेट को रख दीजिए और अंदर से यहाँ पे एक फ्लेम को ऑन कीजिए। तो क्या देखिएगा कि जहाँ पे आप पोटेशियम परमैंगनेट रखे हैं इसके ऊपर धीरे धीरे भाप बनना स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ का जो पानी होगा ये गर्म होना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये पानी गर्म होगी ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है, ठीक। ये जब ऊपर गर्म होने के बाद ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है तो जो इसके अगल बगल के ठंडा पानी होती है उसका स्थान लेने के लिए इसके बगल में आती है, यानी कि दौड़ने लगती है। और इसी प्रक्रिया होते होते, ऐसे ही होते होते पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम संवहन बोलते हैं, ठीक। अब इसी का समुद्री समीर होता है, थल समीर क्या होता है हम आपको समझाते हैं। आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि
धीरे धीरे सतह को अपनी गर्म होने की प्रक्रिया, जैसे कि गर्म होने पर अगर के एक स्थान गर्म होता है तो इसका हवा ऊपर उठने लगता है, तथा इसका जो बगल का ठंडी हवा होती है उस गर्म हवा का स्थान लेने आती है, ये भी गर्म होकर ऊपर चली जाती है। तो इसी क्रिया को हम लोग समोहन बोलते हैं। यहाँ पे टॉपिक दिया गया है समुद्री समीर, यानी कि दो वर्ड दिया गया है, समुद्री समीर और थल समीर। ये क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। समुद्री समीर क्या होता है, अगर कि आप समुद्र के किनारे जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जो घर बनते हैं तो उसका खिड़की दरवाजे जो होते हैं समुद्र की तरफ होके तरफ मतलब खुलता है। तो ये क्यों खुलता है उसका भी एक कारण है। जैसे कि अभी हम आपको बताएं सम्मोहन में क्या होता है, वैसे ही सेम जो समुंदर का पानी होता है और जो ये मेरा धरातल होता है, दिन के टाइम में दोनों में से जो धरातल होते हैं अत्यधिक गर्म होने लगता है। और जैसे ही गर्म होने लगता है तो इसकी जो वायु होती है सतह का, ये ऊपर उठने लगता है दोस्तों। और जैसे ही ये ऊपर उठने लगता है तो जो समुंदर का ठंडा पानी होता है उसका जगह लेने के लिए यहाँ पे धरातल पे आती है, यानी कि ठंडा पानी, जिससे कि पूरा एकदम ठंडा ठंडा हवा बहना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण है कि जो मतलब तटवर्तीय घर होते हैं उसका खिड़की दरवाज़ा समुद्र की ओर खुलते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम समुद्री समीर कहते हैं। ठीक, तो अब जस्ट इसका जो रात का समय होगा उल्टा होगा। रात का समय क्या होगा रात का समय क्या होगा कि पृथ्वी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगी और जो पानी होगा ये पानी ठंडा नहीं होगा उतने जल्दी। तो यहाँ से जो गर्म पानी है ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है, तथा जो ज़मीन का जो ठंडा हवा होता है वो समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। इसी को हम लोग बोलते हैं थल समीर बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक चलन एवं सम्मोहन क्रिया में माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक ऊष्मा स्थानांतरण का चीज़ आता है, विकिरण होता है। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ये जैसे होता है ये इनविजिबल किरण के द्वारा जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक का जो ऊष्मा का आना जो होता है वो विकिरण होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा है। एक बार ये आप समझ लीजिएगा ना, तो न कि आपका केवल ये शिक्षक के बहाली परीक्षा है, बल्कि जितना भी भारत में परीक्षा होगी सब में ये काम आएगी। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक थोड़ा सा धैर्य बना के इसको देखते रहिए। लास्ट में जब हम MCQ कराएंगे तो बहुत अच्छे तरीक़े से आप बहुत सारे लोगों से आगे हुए रहेंगे उस टाइम तक। ठीक, उसके बाद एक यहाँ पे टर्म दिया गया है कि जो सर्दियों में होता है हम लोग गहरा तथा भारी रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि गर्मियों में हम लोग सफ़ेद एवं हल्के कपड़े पहनते हैं। क्योंकि जो भारी रंग होते हैं वो जो ऊष्मा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो उसके वजह से हम सर्दियों में भारी और गहरा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए हम लोग का। तो ये चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर था, ये मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। और जैसे ही उसके बाद हम लोग के चैप्टर नंबर 4 आते हैं। तो 4 में दिया गया है गति और समय। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा स्पीड क्या है, तो स्पीड वहाँ मान के लिए कोई बोल देता है मेरा स्पीड 40 km/h है, यानी कि 40 km/h। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन इससे वो नहीं पता चलता है कि वो एक समान गति से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है या ज़्यादा स्पीड में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का यही समझने वाली एक बात है कि यहाँ पे एक आता है समरूप या एक समान गति क्या होता है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको समरूप या समान गति बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। उसके बाद एक चीज़ और दिया गया है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, मान चलिए कि एक यहाँ पे कुछ ले लीजिए और उसके बाद एक डोरी से यहाँ पे कुछ कंकड़ वगैरह भारी चीज़ बांध लीजिए, तो और एक बिंदु से A से इसको छोड़िए यहाँ पे, और ये बिंदु B हो गया। यहाँ से जब छोड़िएगा इस चीज़ को तो ये घूमते 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 B तक जाएगा और फिर वापस A तक आएगा। तो जो A से B तक जाकर वापस A आने की जो चीज़ हुई इसी को हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक, लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था मेरा इस वीडियो में चैप्टर 4 तक का मेन समरी। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तथा इसके बाद का जो चैप्टर है बहुत जल्द से जल्द आपको हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पॉइंट था, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे इसीलिए सोचे कि आपको दें। आशा करते हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तथा आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।